नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्टेंस लर्निंग में। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए यानी रासुका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स में आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से सीधे क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता, चुनौती के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरे बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम है निखिल साहू और मैं फाउंडर हूँ डिस्टेंस लर्निंग का। मैंने बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। वर्तमान समय में मैं एमए कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू नई दिल्ली से। मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग और कंटेंट राइटिंग का। तो अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तबलीगी जमात, आपने अभी सुना होगा कि रिसेंट में एक गैदरिंग हुई थी दिल्ली में निजामुद्दीन मस्जिद के पास। तो वहां पर ये तबलीगी जमात के कुछ लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में उन्हें गाजियाबाद का जो जिला अस्पताल था वहां पे उन्हें भर्ती कराया गया था कुछ लोगों को। तो अब वो जो कुछ लोग थे उन्होंने वहां की नर्सेस से, मतलब कि जिला अस्पताल गाजियाबाद की महिला स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्हें भद्दे कमेंट पास किए हैं। तो योगी सरकार, मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब रासुका लगाया जाएगा। दोस्तों, हमें मतलब नहीं है कि किसके ऊपर लगाया, क्यों लगाया गया। हमें मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो वो इस पे बनेगा। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4-5 मिनट में आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहता हूं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपाय में किया जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि निवारक निरोध उपाय होते क्या हैं। अभी आप इतना समझिए, एनएसए किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने से रोकने के लिए केंद्र या राज्य सरकार को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 माह की हिरासत दी जा सकती है, लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नवीन सबूत मिलने पर इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अब आप समझिए कि निवारक निरोध मतलब प्री एम्प्टिव डिटेंशन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपको बुखार आने वाला है, आपको थोड़ा थोड़ा पता चलने वाला है कि हाँ मेरा बॉडी हीट अप हो रही है। तो आप क्या करोगे, पैरासीटामोल खा लोगे या कोई और दवाई खा लोगे या किसी डॉक्टर के पास चले जाओगे। तो आपने क्या करा कि निवारक निरोध कर लिया, मतलब पहले ही आपने उस बीमारी से बचने के लिए दवा ले ली। जैसे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जब जो छोटा बेबी होता है उसे हम 7 इंजेक्शन लगवाते हैं अलग अलग बीमारी के संबंध में, ताकि बड़े होके उसको पोलियो या कोई भी अन्य महामारी से ग्रसित ना होना पड़े। तो इसे भी आप निवारक या प्री एम्प्टिव स्टेप कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी की बात आती है। गिरफ्तारी क्या होता है दोस्तों? देखिए, गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, मतलब कि आपने आरोप कर दिया और उसके बाद आपकी गिरफ्तार की जाती है। आपने आरोप मतलब आपने कोई अपराध किया और उसके बाद आप पे एलिगेशन लगे, आप पे अपराध के आरोप लगे और उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है। वहीं निवारक निरोध का मतलब कि आपने अपराध करा, उससे पहले ही किसी को पता लग गया कि आप अपराध करने वाले हो, सरकार को या पुलिस को, तो पहले ही आपको मतलब डिटेंशन में ले लेगी। समझ रहे हैं आप? दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। एक अपराध के पहले की बात करता है और दूसरा अपराध के बाद की बात करता है। अब आप इन लाइनों को फिर से पढ़िए कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो, सरकार को पता चल जाए तो वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने के से संबंधित, मतलब कि मान लीजिए कि कोई ग्रुप है और वो सोचता है कि भाई हम रेल की पटरी उखाड़ देंगे, तो ये इससे आपूर्ति और सेवाएं बाधित हो सकती है ना। तो सरकार क्या करेगी कि उस ग्रुप के जो लीडर है उसको डिटेंशन में डाल देगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी पहले। तो ये है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसकी जो अधिकतम समय सीमा है ना किसी को गिरफ्तार करने के लिए, वो है 12 महीने। अब ऐसा नहीं है कि 12 महीने एक साथ आप जेल में डाल देंगे। देखिए, 3-3 महीने के ड्यूरेशन में आप इसको बढ़ा सकते हैं। पहले आप 3 महीने के ड्यूरेशन में उस व्यक्ति को डिटेंशन में रखेंगे, फिर एक आप कमेटी बनाएंगे, कमेटी में हाई कोर्ट के जजेस होंगे। आप उन जजेस को आंकड़े सौंपेंगे, आप उनके सबूत सौंपेंगे कि भाई इसकी जो डिटेंशन की सीमा है उसको बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये व्यक्ति बाहर निकला तो फिर कोई दिक्कत कर सकता है। फिर जो वो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी और उसके बाद आप इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कमेटी की अनुशंसा है उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।
दोस्तों मैं अपने शब्दों पे इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि इससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। इसके नोट से जो पीडीएफ आप देख रहे हैं टेलीग्राम से या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनएसए की पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत औपनिवेशिक युग से चालू हुई थी, मतलब कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ही लाए थे। इसका जो नाम था पहला बंगाल विनियम 3/1818, ये उस अधिनियम का नाम था। इस कानून के माध्यम से सरकार किसी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सीधे गिरफ्तार कर सकती है, जैसे कि अभी हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासू का करता है। बाद में एक सदी बाद रोलेट एक्ट आया, आपने पक्का स्पेक्ट्रम बुक में इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना दलील बिना वकील की बात की जाती है, इसमें कोई भी दलील नहीं होगी, कोई भी वकील नहीं है, कोई भी आप पे ट्रायल नहीं होगा, सीधा आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने निवारक निरोध अधिनियम नाम से एक अधिनियम लाए जो डिटेंशन की बात करता था, परंतु इसमें बहुत ज्यादा खामियां थी, मानव अधिकारों का हनन होता था, मूल अधिकारों का हनन होता था, तो इसे 1969 में जाके बंद कर दिया। वर्ष 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लाया गया था, और जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी द्वारा निरस्त कर दिया गया। बाद में कांग्रेस आई फिर से और इसे दूसरे नाम लेके एनएसए के नाम से फिर से लागू कर दिया। अब मेरी आप एक बात सुनिए कि इसे कब बंद करा, 1977 में, मतलब कि इमरजेंसी लग चुकी थी। तो जो हमारे लालू प्रसाद यादव है ना, उनको इस एक्ट के तहत कारावास दिया गया था। तो उनकी बच्ची हुई थी जिसका नाम उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे मीसा रख दिया था, मतलब उन्होंने विरोध जताने के लिए उसका नाम मीसा रख दिया था। अब हम जिस बात पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उससे मेंस में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है कि भाई एनएसए है तो उसमें विवाद की क्या बात है, मतलब कुछ कारण तो होंगे जब ये उसकी इतनी आलोचना हो रही है। तो पहली बात है, इसमें मूल अधिकारों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, मूल अधिकारों से टकराव करता है। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी होती है, जिसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उसे परामर्श देने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि मान लीजिए मुझे कोई पकड़ के वहां ले जाए, जेल ले जाए, मतलब पुलिस स्टेशन ले जाए, तो मुझे पूर्णतः अधिकार है कि मैं जो अपना वकील है उससे बात कर सकूं, उनसे जान सकूं कि भाई अब आगे क्या करेंगे। साथ ही साथ पुलिस को यह बताना पड़ेगा मुझे कि वो किस बयान पे, किस आधार पे मुझे गिरफ्तार कर रही है। तो एक पॉइंट आपने ये जाना। दूसरा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता से भी इसका टकराव है, मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार एवं जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 तथा 76 के अनुसार गिरफ्तार की 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए, जिसमें से कोई भी अधिकार एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। मैंने जितनी बात कही ये कोई भी एनएसए के तहत नहीं मिलेंगे, मतलब ना तो आपको बताएंगे कि क्यों उठा के ले जा रहे हैं, ना आपको बताएंगे, ना आपसे मिलवाएंगे किसी व्यक्ति को, आपके वकील से नहीं मिलने दिया जाएगा, ना ही आपको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ तो हम 1 साल की बात कर रहे हैं, सरकार चाहे तो 1 साल तक आपको अदालत में पेश ही ना करें। एक और जो बात है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, जो देश में अपराध संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है एवं उसका विश्लेषण करता है, एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल नहीं कर पाता, क्योंकि इस मामले में एफआईआर नहीं होती। मतलब एनएसए के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया है, डिटेंशन में लाया है, तो उसके तहत एफआईआर नहीं होगी। तो एफआईआर नहीं होगी तो भाई साहब एनसीआरबी उसको अपनी जो रिपोर्ट है उसमें कैसे दायर कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि किसको हिरासत में लिया, कब तक लिया, कब जमानत दी, तो ये उसको पता ही नहीं चल पाता। इसलिए वो अपनी रिपोर्ट जो हर साल निकालता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें उन आंकड़ों का वर्णन नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये इतनी पूरी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। अब हम आगे की बात करते हैं, मतलब कि वे फॉरवर्ड आपको कंक्लूजन लिखना होगा आपके मेंस के आंसर में। तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में
जो कानून है उस पर पुनर्विचार करना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अपने अस्तित्व के 4 दशकों में एनएसए हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग के कारण चर्चा में रहा है। मूल अधिकार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलित तथा पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाए जाने, जिसमें एनसीआरबी को एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल करना भी शामिल है की आवश्यकता है। मतलब कि भाई जो एनएसए है उसे आप कुछ उस पर पुनर्विचार करो, क्योंकि वो मूल अधिकारों से बहुत ज्यादा टकरा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आप किसी को भी आप राजनीतिक रूप में डिटेंशन कर लेते हैं। जैसे बहुत हद तक बोला जाता है कि जो अब्दुल्ला फैमिली है ना, अभी आपको पता है कि कश्मीर में 370 हटाया गया है, तो अब्दुल्ला फैमिली को ना इसी एनएसए एक्ट के तहत डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया था। तो बहुत सारे राजनीतिक विचारक ये कहते हैं कि ये राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं एक्ट का। तो ये सब बातें इस एक्ट को लेके चलती रहती हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई विचार है एनएसए को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।